Morning children, welcome back to online class. Student of class 8, today I am going to teach you chapter number 3 और ये चैप्टर है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. Yesterday we have talked about mostly the act which were performed by the British East India Company. उसमें रेगुलेटिंग एक्ट था, पिटिश एक्ट था और चार्टर एक्ट था. और आज चलिए हम इस टॉपिक के साथ पढ़ते हैं. लेट्स हैव अ लुक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज से. सिविल सर्विसेज का नाम आते ही अपने दिमाग में आता है कि लगता है ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो कि काफी ज्यादा भास्ट हैं. तो यस, जरूर देखते हैं. चलिए. लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश एन इंडियन सिविल सर्विस इन 1739. लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि इंडिया में जब आए तो उन्होंने इंडिया की व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि इससे पहले 3 एक्ट जो है वो खत्म हो चुका था, तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने एक चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट किया. वह था इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि 1739 ईस्वी में था, विच कम टू बी अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आगे चलकर वह स्टील फ्रेम के रूप में जो है वह साबित हुआ भारत के लिए. ही सेपरेटेड द कॉमर्शियल रेवेन्यू ब्रांचेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पिछले 3 एक्टों में उन्होंने देखा था कि कॉमर्शियल और रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो सेपरेट नहीं था. शायद उसी की वजह से बहुत इन तीनों एक्ट में जो है वो प्रॉब्लम्स काफी आई थी. तो उन्होंने आते ही कॉमर्शियल एक्टिविटीज और रेवेन्यू सिस्टम को उसने चेंज कर दिया. ही रेगुलेशन वॉज कॉल्ड कॉर्नवालिस कोड, और जो रेगुलेशन जो कोड उन्होंने बनाया उन्होंने कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं. अर्लियर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी यूज्ड टू अपॉइंट यंग रिक्रूट. वहां सबसे पहले देखा जाता था कि जो पहले से जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यानी पहले से जो वायसराय थे वहां पे, तो उसको जो यंग ब्लड के थे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे भेजा जाता था, ताकि वो अच्छे से कार्य जो है वह कर पाए और थोड़ा सा सभी चीजों को देखते हुए उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति काफी ऑनेस्टी हो. तो देखा गया आफ्टर 1853 रिक्रूटमेंट वाज डन बाय द रिटन एग्जामिनेशन. इससे पहले यानी कि पैरवी वगैरह उसी पर जो है वह हो करके रिक्रूटमेंट होता था. लेकिन आईसीएस जैसे ही इंप्लीमेंट हुआ तो आईसीएस की तैयारी काफी बड़ी तैयारी थी, और आईसीएस के बेस्ड पर जो है यहाँ रिटन एग्जाम लिया जाने लगा, और रिटन एग्जाम में जिसका नंबर जितना आएगा उसी के आधार पर उसकी इंटेलिजेंसी के बारे में पता लगाया जाने लगा. आगे चलकर यह भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा सबब बना, क्योंकि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरफ भारत जो है वह ब्रिटिश का कॉलोनी बन चुका था, और यहां पर एक्ट के थ्रू ही चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा था. साथ ही इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था. तो देखा जा रहा था कि इसमें ऐसा करने से कुछ चीजें जो है वह नहीं आ रही हैं. लोगों का रुझान जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति आगे बढ़ा. तो क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इसको रेगुलेट कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म किया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में यह चला गया. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, तो एक गवर्नमेंट जब अपना रूल्स और रेगुलेशन कहीं कॉलोनीज में इंप्लीमेंट करती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है. इसलिए कॉर्नवालिस ने अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए अपने कोड को जो है वह बनाया. साथ ही फर्स्ट ये आईसीएस का एग्जाम काफी इतना टफ था कि यह ब्रिटेन में जाकर के एग्जाम देना पड़ता था, जिसकी तैयारी लगभग ब्रिटेन में रहकर ही की जा सकती थी. तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा पैसे वाले हो सकते थे, बड़े औहदे के लोग होते थे, वही लोग जो है वो आईसीएस ऑफिसर बन के आते थे. उसमें से हमारे भारत के सबसे पहले आईसीएस ऑफिसर जो है वो बनने का श्रेय जो है वह जाता है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर को. सत्येंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर
ऑफिसर की जो रैंक जो है उसने पास की, शिक्षा एग्जाम उसने पास की और फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर बने। बट बनने के बाद में काफी पार्शियलिटी होने लगी, वो सभी पावर जो है वो इंडियन को नहीं दिए जाते थे जो कि एक ब्रिटिशर्स को मिलता था। तो काफी पार्शियलिटी होने के कारण भी लोगों में काफी क्षोभ होने लगा, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोगों में नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई। तो ऐसे करके कॉर्नवालिस कोड इंडियन सिविल सर्विसेज जो है के रूप में यहाँ पे हमारे भारत में इंप्लीमेंट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।